गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं ब्रजेश कुमार, बायोलॉजी फैकल्टी, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको हार्ट की वर्किंग के बारे में बताया था और हार्ट की वर्किंग में दो मैंने पार्ट बताए थे। एक था जिसे हार्ट बीट कहा गया था, हृदय धड़कन या हृदय स्पंदन, और दूसरा था जिसे कहा गया था कार्डियक साइकिल। हृदय स्पंदन में मैंने आपको बताया था कि जो हृदय की लयबद्ध संकुचन की क्षमता है या हृदय के लयबद्ध संकुचन को ही हम क्या कह रहे होते हैं, हृदय स्पंदन। और जो आपका कार्डियक साइकिल था उसमें मैंने बताया था कि हृदय में एक चक्र के एक स्पंदन के प्रारंभ होने से लेकर अगले स्पंदन तक प्रारंभ होने तक जो हृदय के विभिन्न भागों में होने वाले परिवर्तन के क्रम होते हैं, चेंजेस होते हैं, घटनाएं होती हैं, उसी को हम क्या कह रहे होते हैं, कार्डियक साइकिल। ठीक है, आज के वीडियो में हम कार्डियक साइकिल की प्रावस्थाओं के बारे में बताएंगे। कार्डियक साइकिल की प्रावस्थाओं में पहली जो प्रावस्था होती है वो होती है आलिंदों का अनुशीतलन, जिसको हम कह रहे होते हैं एटियल डायस्टॉल। आलिंदों का अनुशीतलन का मतलब ये होता है कि आलिंदों की वह अवस्था या प्रावस्था जिसके दौरान दोनों आलिंदों में शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को लाकर के भरा जाता है। ठीक है ना, इसको हम क्या कह रहे होते हैं, अनुशीतलन। अनुशीतलन में मैंने क्या बताया अभी कि अधिकतर जो हमारे आलिंद और निलय होते हैं ये अधिकतर दोनों ही विश्रांति अवस्था में ज्यादा रहते हैं। अधिक देर तक किस अवस्था में रहते हैं, विश्रांति अवस्था में। और आलिंदों की विश्रांति अवस्था को ही हम क्या कह रहे होते हैं, अनुशीतलन कह रहे होते हैं। अनुशीतलन या विश्रांति अवस्था के दौरान क्या होता है, फेफड़ों से जो शुद्ध रुधिर होता है उसे फुफ्फुसी शिराओं के द्वारा हार्ट के कौन से वाले भाग में, बाएं आलिंद में डाला जाता है। और शरीर के विभिन्न भागों से जो इम्प्योर या अशुद्ध ब्लड होता है उसे महाशिराओं के द्वारा हार्ट के दाएं आलिंद में डाला जाता है। ठीक है, जैसे जैसे दोनों आलिंदों में रुधिर भरता जाता है, जब इन दोनों आलिंदों में रुधिर भर रहा होता है तो प्रारंभिक अवस्था के दौरान तो आलिंद निलय कपाट दोनों बंद रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे आलिंदों में रुधिर भरता जाता है वैसे वैसे ही क्या होता है, आलिंदों में रुधिर का दाब बढ़ता जाता है। और जब रुधिर का दाब बढ़ता है तब क्या होता है, फिर जो द्विबलनी और त्रिबलनी कपाट होते हैं या आलिंद निलय कपाट होते हैं वो खुल जाते हैं। और खुलने के पश्चात बिना संकुचन के ही या संकुचन से पूर्व ही लगभग अधिकांश का मतलब है 75% ब्लड कहां पर चला जाता है, निलय में चला जाता है। ठीक है, किस में चला जाएगा, निलय में। और यह अवस्था लगभग 0.7 सेकंड तक रहती है। कितने सेकंड तक, 0.7 सेकंड तक। मैंने आपको बताया था कि जो कार्डियक साइकिल है वो 0.8 सेकंड में कंप्लीट होता है। तो अभी देखिए आलिंदों का जो अनुशीतलन है वो कितनी देर तक रहता है, 0.7 सेकंड। ठीक है, इसी को हम नाम दे रहे होते हैं आलिंद अनुशीतलन। अब सेकंड जो प्रावस्था होती है उसका नाम आता है आलिंदों का प्राकुंचन, या हम कहते हैं इसको एटियल सिस्टोल। क्या कह रहे होते हैं, एटियल सिस्टोल। जैसे ही आलिंदों का अनुशीतलन समाप्त होता है वैसे ही दोनों निलयों में संकुचन प्रारंभ हो जाता है और इसी को हम निलय प्राकुंचन कह देते हैं। निलय प्राकुंचन लगभग 0.1 सेकंड का होता है। कितनी देर का होता है, 0.1 सेकंड। और जब दोनों आलिंदों में संकुचन प्रारंभ होता है
तो बहुत थोड़ा सा ब्लड जो पहले से बचा हुआ है, लगभग 25% ब्लड, वह कहां पर चला जाता है, निलय में, और दोनों निलय पूर्णतः भर जाते हैं। और इसके पश्चात अनुशीतलन प्रारंभ हो जाता है और रुधिर का आलिंदों में भरना पुनः प्रारंभ हो जाता है। इसको हम कह रहे होते हैं निलय प्राकुंचन। क्या कह रहे होते हैं, निलय प्राकुंचन। इसके पश्चात आता है वो आलिंदों का प्राकुंचन। इसके पश्चात आता है निलय, और निलय में क्या होगा, प्राकुंचन होगा, निलयों का प्राकुंचन। अब देखिए, जब दोनों आलिंदों का प्राकुंचन समाप्त हो जाता है या संकुचन समाप्त हो जाता है, उसके पश्चात दोनों निलय में संकुचन प्रारंभ होता है, जिसे हम निलय प्राकुंचन कह देते हैं। ठीक है, निलय प्राकुंचन जब कहेंगे तो क्या होगा भाई, अब तक आलिंद की बात कर रहे थे, निलय प्राकुंचन जब कह रहे होते हैं तो संकुचन के कारण निलय में दाब बढ़ जाता है। निलय में जब दाब बढ़ता है तो दोनों आलिंद निलय कपाट बंद हो जाते हैं। आलिंद निलय कपाट बंद होने के पश्चात जो निलय में दाब होता है वो महाधमनी तथा फुफ्फुसीय कांड से अधिक हो जाता है। इसीलिए निलय से एक साथ जो रुधिर है दाब सहित कहां पर चला जाता है, धमनियों में या फिर वाहिकाओं में, जो धीरे धीरे समस्त वाहिकाओं में या धमनियों में फैल जाता है। ठीक है, इसको हम कह रहे होते हैं निलयों का प्राकुंचन। और जब निलय से प्राकुंचन या संकुचन के बाद रुधिर जब पंप कर दिया शरीर में, तो क्या आएगा, आलिंदों को निलय का अनुशीतलन। इसको हम कह रहे होते हैं वेंट्रिक्युलर, और अनुशीतलन को कह रहे होते हैं डायस्टॉल। जैसे ही निलय का प्राकुंचन समाप्त होता है वैसे ही निलय में दाब कम हो जाता है, और निलय में जब दाब कम हो जाएगा तो महाधमनी जैसे फुफ्फुसीय कांड है या ग्रीवादेहिक चाप है, इससे रुधिर वापस निलय में ना आए, उसके लिए अर्धचंद्राकार कपाट क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। और अर्धचंद्राकार जब कपाट बंद हो जाते हैं तो देखिए, निलय के संकुचन के समय से ही क्या होता रहता है, जो आलिंदों में रुधिर भरता रहता है उस रुधिर का दाब निलय के दाब से अधिक हो जाता है। इसलिए दोनों आलिंद निलय कपाट खुल जाते हैं और रुधिर कहां पर आना शुरू हो जाता है, निलय में। इसको हम कह रहे होते हैं निलय का अनुशीतलन, और ये लगभग 0.5 सेकंड का होता है। ठीक है, तो देखिए 4 अवस्थाएं हो गई। पहली अवस्था क्या थी, आलिंदों का अनुशीतलन 0.7 सेकंड की होती है। दूसरा क्या था, आलिंदों का प्राकुंचन 0.1 सेकंड की होती है। तीसरा क्या था, निलयों का प्राकुंचन 0.3 सेकंड की होती है। और चौथा क्या था, निलयों का अनुशीतलन कितना होता है, ये 0.5 सेकंड का होता है। इस तरह से चारों अवस्थाओं को हम एक दूसरे के साथ रिलेट करते हुए जोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए दोबारा आप देख लीजिए। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, आलिंदों का अनुशीतलन। मैंने आपको बताया था हृदय चक्र के दौरान अधिक से अधिक समय तक आलिंद और निलय विश्रांति अवस्था में रहते हैं, और आलिंदों की विश्रांति अवस्था को ही हम आलिंद अनुशीतलन कह रहे होते हैं। यह लगभग 0.07 सेकंड का होता है। शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर महाशिराओं के द्वारा हृदय के कौन से वाले आलिंद में, दाएं आलिंद में डाला जाता है। फेफड़ों से शुद्ध रुधिर को फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा हृदय के बाएं आलिंद में डाला जाता है। जब दोनों आलिंदों में रुधिर आ रहा होता है तो प्रारंभिक अवस्था के दौरान तो आलिंद निलय कपाट या द्विबलनी और त्रिबलनी कपाट बंद होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आलिंदों में रुधिर का दाब बढ़ता है, और वो है दाब विश्रांति दाब, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि निलय के दाब से आलिंदों का दाब जब बहुत अधिक हो जाता है तो उस समय आलिंद निलय कपाट खुल जाते हैं, और आलिंद का अधिक से अधिक जो रुधिर है लगभग 75% बिना आलिंदों के संकुचन के ही
निष्क्रिय प्रवाह के द्वारा कहाँ चला जाता है, निलय में। ठीक है, इसको हम क्या कह रहे होते हैं, आलिंदों का अनुशीतलन। जब आलिंदों का अनुशीतलन हो गया, ब्लड भर गया, उसके बाद क्या होगा, आलिंदों का प्राकुंचन। आलिंदों के अनुशीतलन के समाप्त होते ही दोनों निलय संकुचित होते हैं, इसको हम वो दोनों आलिंद संकुचित होते हैं, इसको हम आलिंद प्राकुंचन कह देते हैं। आलिंद प्राकुंचन 0.1 सेकंड का होता है। आलिंदों में जो बहुत कम ब्लड रह जाता है 25% लगभग, वह फिर संकुचन के द्वारा कहां पर चला जाता है, निलय में। दोनों निलय भर जाते हैं, पुनः अनुशीतलन प्रारंभ होता है और आलिंदों में रुधिर पुनः भरना प्रारंभ हो जाता है। इसके पश्चात आता है निलयों का प्राकुंचन। जैसे आलिंदों का प्राकुंचन समाप्त होता है, वैसे ही निलयों में संकुचन प्रारंभ होता है, जिसे हम निलय प्राकुंचन कह देते हैं। निलय प्राकुंचन 0.3 सेकंड का होता है। निलय में संकुचन के द्वारा निलय का दाब बढ़ जाता है। दाब बढ़ने से क्या होता है, आलिंद निलय कपाट बंद हो जाते हैं। जैसे ही निलय का दाब बढ़ता है, वैसे ही महाधमनी और फुफ्फुसी कांड से निलय के दाब में और वृद्धि होती है। तब महाधमनियों के अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाते हैं, सेमील्यूनर वाल्व, और जो निलय के अंदर ब्लड होता है वो इन वाहिकाओं में प्रवेश कर जाता है। इसके बाद आता है निलय का अनुशीतलन। मैंने बताया था जैसे ही निलय का प्राकुंचन होगा तो उसके बाद निलय में क्या हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा। निलय की जो विश्रांति अवस्था है वही अनुशीतलन कहलाती है, 0.5 सेकंड की होती है। निलय के प्राकुंचन के समय से ही आलिंदों में रुधिर भरता रहता है, और जब वह दाब निलय के दाब से अधिक हो जाता है तो आलिंद निलय कपाट खुल जाते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं, जिससे निलय से रुधिर वापस कहां पर ना जाए, आलिंदों में। और इस प्रकार से आलिंद निलय कपाट खुलने से दोनों आलिंदों से निलय में रुधिर आना प्रारंभ हो जाता है। यह अवस्था 0.5 सेकंड की होती है। इसे हम निलय का अनुशीतलन कह देते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हार्ट साउंड, हृदय ध्वनियां और पल्स, स्पंद। देखिए, आपने देखा होगा डॉक्टर लोग, जब आपने देखा है गले में एक स्टेथोस्कोप डाल के रखते हैं, इसको हम आला कह रहे होते हैं, और जब भी कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो आपने देखा होगा वो हार्ट के ऊपर रख करके वो साउंड सुन रहे होते हैं, और वो साउंड पर्टिकुलर साउंड होती है, उसे हम नहीं समझ सकते। अगर हम आला कानों में लगा लें तो हमें कुछ भी नहीं उसमें सुनाई दे रहा होता है, हम सोच रहे होते हैं कोई आवाज आ ही नहीं रही है। और वो आवाज कैसी आवाज होती है, पार्टिकुलर होती है, जो ट्रेनिंग के द्वारा हमें सीखने को मिलती है। तो उसमें क्या होता है कि जब आलिंदों के अंदर, वो हृदय के अंदर जब संकुचन होता है तो, या अनुशीतलन होता है तो, या फिर हम ये कह दें कि हृदय में जो कपाट हैं उनके बंद होने से जो आवाज आती है उसी को हम हार्ट साउंड कहते हैं। ठीक है, किसके द्वारा, कपाटों के बंद होने से। जब निलय का संकुचन होता है, प्राकुंचन होता है, तो जो आलिंद निलय कपाट होते हैं, बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं, वो बंद हो जाते हैं, और उनके बंद होने से जो आवाज उत्पन्न होती है या जो ध्वनि उत्पन्न होती है, दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट हार्ट साउंड। उसको हम प्रथम हृदय ध्वनि कहते हैं, जिसे सामान्य भाषा में लब कहा जाता है, LUBB। इसके बाद दूसरी चीज यहाँ पर ये आती है, जब निलय का अनुशीतलन होता है तो कौन से वाले कपाट बंद होते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं, महाधमनियों के जो आधार वाले भाग में होते हैं। अर्धचंद्राकार कपाट बंद होने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको हम सेकंड हार्ट साउंड कहते हैं, और उसी सामान्य भाषा में डप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डप कहा जाता है। ठीक है, इसलिए देखिए जो डॉक्टर लोग अपने गले में जो स्टेथोस्कोप डाल के रखते हैं, उससे हार्ट की कौन सी वाली साउंड का पता लगा रहे होते हैं, डप और लब। इन साउंड के बीच में अगर इंटरवल ज्यादा है तो क्या होगा, हार्ट की जो
वहां पर स्पंदन है वो कम है या ज़्यादा है, इसका मतलब धीरे धीरे होगा। और जब वहां पर बिल्कुल उनके बीच में गैप कम हो तो क्या होता है, उनके बीच में तेजी से स्पंदन हो रहा होता है। अर्थात अगर हार्ट बीट ज़्यादा होगी तो दोनों साउंड के बीच में गैप बहुत कम होगा, और कम होगी तो गैप ज़्यादा होगा। इससे ब्लड प्रेशर का भी पता लगाया जा सकता है कि ब्लड प्रेशर अधिक है या कम है। ठीक है, अब देखिए अगर हम चाहें तो इसको अब नोट के रूम में देखिए, मैंने अभी अभी आपको बताया था जो कार्डियक साइकिल है, हृदय चक्र की ये अवस्थाएं हैं, जिसमें पहला नाम क्या दिया गया है, आलिंदों का अनुशीतलन। मैंने यहां पर बताया था हृदय चक्र के दौरान आलिंद एवं निलय ज्यादा समय कौन सी अवस्था में रहते हैं, विश्रांत अवस्था में रहते हैं, रेस्टिंग स्टेज में रहते हैं। ठीक है, आलिंद लगभग 0.7 सेकंड तक विश्रांत अवस्था में रहते हैं। इसी अवस्था को हम क्या कह रहे होते हैं, अनुशीतलन अवस्था कह देते हैं, डायस्टॉल कह देते हैं। इनकी विश्रांति अवस्था के दौरान ही दोनों फेफड़ों से शुद्ध रक्त फुफ्फुसीय शिराओं के द्वारा कहां पर डाला जाएगा, बाएं आलिंद में। ठीक है, तथा शरीर के अन्य भागों से जो अशुद्ध रुधिर होता है उसे महाशिराओं के द्वारा दाएं आलिंद में लाया जाता है। जब लालिंदों में रुधिर आ रहा होता है उस समय द्विवलन एवं त्रिवलन कपाट आलिंदों के भरने की प्रारंभिक अवस्था में कैसे रहते हैं, बंद। ठीक है ना, लेकिन जैसे जैसे आलिंदों में रुधिर भरता जाता है वैसे वैसे इनमें रुधिर का दाब बढ़ता जाता है, और जब यह विश्रांति निलय के दाब से अधिक हो जाती है, ठीक है ना, तब दोनों कपाट का मतलब है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड बाल खुल जाते हैं। और जब ये खुल जाते हैं तो आलिंदों के संकुचन से पूर्व ही, अभी संकुचन आलिंदों में नहीं हुआ, उससे पहले ही लगभग अधिकांश जो रुधिर है 75% ये निष्क्रिय प्रवाह के द्वारा कहां पर चला जाता है, निलय में चला जाता है। ठीक है, इस अवस्था को क्या बोला जाता है, आलिंदों का अनुशीतलन। इसके बाद आता है आलिंदों का प्रकुंचन, एटियल सिस्टोल। इसका मतलब क्या होगा, जैसे ही आलिंदों का अनुशीतलन समाप्त होगा, किसका, आलिंदों का अनुशीतलन समाप्त होता है, अनुशीतलन मीन्स भरना, वैसे ही दोनों आलिंद एक साथ संकुचित होते हैं। इसी को हम आलिंद प्राकुंचन या इसको एटियल सिस्टोल कह देते हैं। संकुचन के फलस्वरूप जैसे ही संकुचन हुआ तो थोड़ा जो लगभग ब्लड 25% बचा हुआ था आलिंदों में, ये कहां पर चला जाता है, फिर निलयों में आ जाता है। इस प्रकार से निलय पूर्णतः भर जाते हैं। आलिंद प्राकुंचन लगभग 0.1 सेकंड का होता है और अनुशीतलन प्रारंभ होते ही फिर क्या होगा, इनमें रुधिर भरना प्रारंभ हो जाता है। इसका मतलब है सबसे पहले हमारे शरीर में आलिंदों का अनुशीतलन होता है, आलिंद भरते हैं और फिर उन आलिंदों से रुधिर को संकुचन के द्वारा निलय में भेज दिया जाता है। तो पहले आलिंद का अनुशीतलन और फिर आलिंद का क्या होगा, संकुचन या प्रकुंचन, जिसमें 0.8 सेकंड। तो देखिए यहाँ पर 0.7 लगा और यहाँ पर 0.1 लगा हुआ है, तो 0.1 होगा तो कितना हो जाएगा, दोनों को मिला करके 0.8 सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाता है, 0.8 सेकंड। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर आपने लिखा है ना, एक साथ संकुचित हो जाएंगे, क्या कह देंगे, थोड़ा। अब इसके बाद में देखिए जब ये पूरे भर जाते हैं तो यहाँ पर मात्र कितना समय लग रहा है, 0.1, और यहाँ पर कितना लग रहा है, 0.7, तो कितना हो गया, 0.8 सेकंड। ठीक है, अर्थात हमारे दोनों आलिंद 0.8 सेकंड में अनुशीतलित भी हो जाते हैं
और भर भी जाते हैं, लेकिन अधिकांश आलिंद से जो निलय में रुधिर जा रहा होता है वो निष्क्रिय प्रवाह के द्वारा जा रहा होता है लगभग 75%, और 25% जो ब्लड होता है वो आलिंदों के संकुचन या प्राकुंचन के द्वारा निलय में भरता है। ठीक है, जब आलिंदों में दोनों क्रियाएं हो चुकी होती हैं तब क्या आता है, निलय का प्राकुंचन, जिसको वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहा जाता है। यहां पर हम कह रहे होते हैं जैसे ही आलिंदों का प्राकुंचन समाप्त होता है वैसे ही निलय में संकुचन प्रारंभ हो जाता है और इसे निलय प्राकुंचन कह देते हैं। यह लगभग 0.3 सेकंड का होता है। संकुचन के कारण निलय में दाब बढ़ जाता है और इस दाब के कारण क्या होगा, जो द्विवल्नी कपाट और त्रिवल्नी कपाट होते हैं, ठीक है, या आलिंद निलय कपाट होते हैं, ये क्या करते हैं, रक्त का प्रभाव वापस आलिंदों में ना हो इसलिए क्या होंगे बताओ, बंद हो जाएंगे। ठीक है, कब, निलय के प्राकुंचन के दौरान, लिखा है ना बंद हो जाते हैं। अब देखिए इससे रक्त वापस आलिंदों में प्रभाव नहीं होता। निलयों में दाब महाधमनी और फुफ्फुसीय कांड के दाब से जब अधिक हो जाता है तो इन दोनों के अर्धचंद्राकार कपाट, फुफ्फुसीय धमनी के आधार वाले भाग में और महाधमनी के आधार वाले भाग में अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं और वो यहाँ पर खुल जाते हैं और तब दाब सहित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। निलय से अधिकांश जो ब्लड है वो धमनियों में चला जाता है। इस अवस्था को हम कह रहे होते हैं निलयों का प्राकुंचन। क्या कह रहे होते हैं, निलयों का प्राकुंचन। इसके पश्चात आता है निलयों का अनुशीतलन। जब इनका प्राकुंचन हो गया तो निलय का अनुशीतलन, अनुशीतलन का मतलब है निलय में ब्लड का भर जाना। तो जैसे ही प्राकुंचन समाप्त होता है अर्थात प्राकुंचन के बाद निलय विश्रांत अवस्था में आते हैं, इसे अनुशीतलन कह दिया जाता है। इनमें दाब कम हो जाता है। रुधिर के विपरीत दिशा में प्रवाह को रोकने के लिए जो अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं वो तुरंत क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। ठीक है, और निलयों के संकुचन के समय से ही आलिंदों में जो लगातार रुधिर आ रहा होता है का दाब भी धीरे धीरे निलय की तुलना में क्या होता है, अधिक हो जाता है और तब आलिंद निलय कपाट दोनों क्या होते हैं, खुल जाते हैं और निलय में रुधिर भरना प्रारंभ हो जाता है। इसमें लगभग कितना समय लगता है, 0.5 सेकंड का। ठीक है, चारों प्रावस्थाएं कंप्लीट हो गई। आलिंद का अनुशीतलन, आलिंद का प्राकुंचन, निलय का प्राकुंचन और निलय का अनुशीतलन। इसके पश्चात हम बात करते हैं हृदय के द्वारा उत्पन्न होने वाली ध्वनि, हार्ट साउंड एंड पल्स। अब देखिए हार्ट के कपाटों के बंद होने से ध्वनि उत्पन्न होती है। निलय प्रकुंचन के समय आलिंद निलय कपाटों के बंद होने से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है, फर्स्ट हार्ट साउंड, और इसे सामान्य भाषा में लव कह देते हैं। इसी प्रकार निलय के अनुशीतलन के समय अर्धचंद्राकार कपाट बंद होने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे सेकंड हार्ट साउंड कहा जाता है और इससे सामान्य भाषा में डप कह देते हैं। ठीक है, जब यहाँ पर आलिंद निलय कपाट बंद होते हैं तो क्या होगा, जो ब्लड निलय के अंदर होता है वो धमनियों में प्रवेश करता है और उस समय धमनियां फूल जाती हैं और जैसे ही धमनियों में ब्लड प्रवेश कर जाता है वैसे ही क्या होगा, निलय अनुशीतलित होगा। उस समय उन दोनों धमनियों के चंद्राकार कपाट बंद हो जाएंगे और वापस वो कैसी हो जाती है, पिचक जाती है। इसको हम कह रहे होते हैं पल्स या स्पंद। ये जो पल्स है या स्पंद है ये वास्तव में किसके द्वारा उत्पन्न हो रहा है, हार्ट साउंड के द्वारा। ठीक है, आलिंद निलय कपाट बंद होने से क्या होता है, जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको हम फर्स्ट हार्ट साउंड कह रहे होते हैं। उस समय ब्लड कहां पर जा रहा होता है, धमनियों में, तो धमनियां फूलेंगी और जैसे ही धमनियों से में ब्लड चला जाएगा वैसे ही निलय में क्या होगा, दाब कम हो जाएगा और ये वापस खुल जाएंगे, जबकि अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाएंगे
उस समय जो ध्वनि उत्पन्न होती है इन कपाटों के द्वारा, उसको हम सेकंड हार्ट साउंड कह रहे होते हैं, जिसे डप कहा जाता है। अर्थात इनके द्वारा ही आपने देखा होगा धमनियां एक बार फूलती हैं और एक बार पिचकती हैं। इसीलिए धमनियों के फूलने और पिचकने की जो अल्टरनेशन होती है दैट इज कॉल्ड एज पल्स, उसी को हम स्पंद कह देते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर अपनी उंगलियां यहाँ पर लगाता है ना अपनी कलाई पर, और दबा के वो यही तो देख रहा होता है, उसे महसूस होता है। और मैंने आपको बताया भी था कि हृदय के द्वारा जो स्पंदन है वो कितना 1 मिनट में लगभग 72 से कितने बार 80 बार, तो वो यहाँ पर वो होना चाहिए, पल्सेशन होना चाहिए, वो नॉर्मल है। उससे यदि बहुत ज्यादा होता है तो बीपी बढ़ा हुआ होगा, उससे बहुत कम होता है तो बीपी कम होगा या घटा हुआ होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक इसमें है डबल ब्लड सर्कुलेशन, दोहरा रक्त परिसंचरण। दोहरा रक्त परिसंचरण का मतलब होता है कि जो मनुष्य होता है या मानव होता है, इसमें शरीर के अंदर एक परिसंचरण पूरा करने में हार्ट से ब्लड को 2 बार पास आउट होना पड़ता है। बॉडी का पूरा एक परिसंचरण पूरा करने के लिए या एक चक्र पूरा करने के लिए ब्लड को हृदय से या हार्ट से 2 बार गुजरना पड़ता है, इसीलिए इसको डबल ब्लड सर्कुलेशन कह देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहां पर लिखा है मानव में रुधिर के परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि शरीर में एक चक्र पूरा होने के लिए हार्ट से कितने बार पास आउट होना पड़ेगा? 2 बार। देखिए लिखा हुआ है क्योंकि शरीर में परिसंचरण पूर्ण होने के लिए रक्त हार्ट से 2 बार गुजरता है। कितने बार पास आउट होता है? 2 बार। ठीक है, पहले क्या होता है, जो इम्प्योर ब्लड होता है ये शरीर के विभिन्न भागों से हार्ट के दाएं भाग में आता है। दाएं भाग का मतलब क्या होगा? ये जो राइट वाला पार्ट होता है, ठीक है, जिसे कहां पर भेज दिया जाता है प्योरिफिकेशन के लिए? लंग्स में भेजा जाता है। प्योर होने के लिए कहां पर भेज दिया जाता है? लंग्स में। और जब ये लंग्स में प्योर हो जाता है तब यह शुद्ध रुधिर कहां पर आता है? पुनः हार्ट के बाएं भाग में आता है। कौन से वाले भाग में? लेफ्ट में। और लेफ्ट से इसको शरीर के विभिन्न भागों में फिर भेज दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर कौन से वाले पार्ट में आ जाता है? दाएं वाले भाग में। और दाएं वाले भाग से शुद्ध होने के लिए लंग्स में भेज दिया जाता है। लंग्स से प्योरीफाइड होने के बाद फिर वापस बाएं भाग में आता है और बाएं भाग से फिर शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है। तो पूरा शरीर का एक चक्र लगाने के लिए कितने बार पास आउट हुआ? 2 बार पास आउट हुआ। कितने बार गुजरा हार्ट से? 2 बार। इसीलिए इसको क्या कहेंगे? डबल ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर बोला जाता है शरीर के विभिन्न भागों से 2 अग्र महाशिराएं जिनको हम एंटीरियर वेना केवा कहते हैं, एक पश्च महाशिरा। ये शरीर के विभिन्न भागों से, ये तो दोनों अग्र भाग से और ये पश्च भाग से रक्त को कलेक्ट करके कहां पर लेके आती हैं? राइट ऑरिकल में, दाहिने आलिंद में। और जब ये दाहिने आलिंद में डाल दिया जाता है तो दाहिने आलिंद से कहां पर जाएगा? दाहिने नीले में चला जाएगा। और दाहिने नीले से कहां पर जाएगा? पल्मोनरी आर्च में चला जाएगा। पल्मोनरी आर्च जैसे ही बाहर निकलेगी तो दोनों फेफड़ों में जाने के लिए बाइफरकेट हो जाती है, राइट और लेफ्ट। इसलिए हम उसको फिर पल्मोनरी वेन आर्टरी कह देते हैं। कहां पर चला जाएगा? फिर वापस लंग्स में चला जाता है। लंग्स में यह ब्लड क्या होगा? ऑक्सीजनेट होगा, ऑक्सीजनीकरण हो जाता है, प्योरिफिकेशन हो जाता है। और जब लंग्स में ब्लड का प्योरिफिकेशन हो जाता है तो फिर लंग से प्योर ब्लड को पल्मोनरी वेन्स, जिनको हम कह रहे होते हैं फुफ्फुसीय शिराएं, ये फिर कहां पर लेके आती हैं? लेफ्ट ऑरिकल में लेके आ जाती हैं। लेफ्ट ऑरिकल से कहां पर चला जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर इस ब्लड को ग्रीवादैहिक चाप, जिसको हम कह रहे होते हैं कैरोटिको सिस्टेमिक आर्च,
के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में इस प्योर ब्लड को पहुंचा दिया जाता है। ग्रीवादेह चाप जब निकलती है हार्ट से बाहर तो ऊपर की तरफ ये बाइफरकेट हो जाती है तो अगले भाग में चली जाती है, और उसके बाद फिर हार्ट के पीछे से पृष्ठ महाधमनी के रूप में कहा जाती है शरीर के पश्च भागों में, और शरीर के पश्च भागों में रुधिर की सप्लाई कर रही होती है। इसीलिए इसको हम मानव में डबल सर्कुलेशन कह देते हैं, क्योंकि शरीर का पूरा एक चक्कर लगाने में कितने बार पास आउट हुआ हार्ट से? 2 बार। अब देखिए सिग्निफिकेंस और डबल ब्लड सर्कुलेशन, दोहरे ब्लड सर्कुलेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। इसमें सबसे पहले तो हम ये कह रहे होते हैं कि हमारे शरीर में ऑक्सीजनेटेड और जो नॉन ऑक्सीजनेटेड है या ऑक्सीजनित और अन ऑक्सीजनित जो रुधिर होता है ये हमेशा अलग रहता है, कहीं मिलता नहीं है, चाहे तो रुधिर वाहिनियां हो चाहे हार्ट हो। ठीक है, जैसे देखिए पहला पॉइंट इन्होंने बताया है ऑक्सीजन युक्त एवं ऑक्सीजन रहित रक्त हार्ट तथा रक्त वाहिनियों में कभी नहीं मिलता, अर्थात हमेशा कैसा रहता है? पृथक। हमारा जो दायां पार्ट है इसमें कैसा ब्लड होगा? इम्प्योर, और बाएं में कैसा होगा? प्योर। ये कभी आपस में मिलते नहीं है, पृथक रहते हैं हमेशा। दूसरा जो इंपॉर्टेंस है, रक्त शरीर में एक चक्र पूरा करने में हार्ट से कितने बार गुजरता है? 2 बार। पहली बार जो शरीर का समस्त अशुद्ध रुधिर होता है ये दाहिने आलिंद में कौन लेके आता है? महाशिराएं, 1-2 अग्र होती हैं और एक पश्च होती है, और फिर ये निलय में होकर लंग्स में जाता है। लंग्स के बाद में फिर दूसरी बार क्या होगा बताओ? लंग्स से प्योरिफिकेशन होने के बाद पल्मोनरी वेन्स द्वारा प्योर रक्त कहां पर आ जाता है? फिर बाएं आलिंद में, और बाएं आलिंद से बाएं निलय में, और बाएं निलय से फिर क्या होगा? एक महाधमनी जिसको आपने अभी नाम दिया था ग्रीवादेह चाप, ये और इसकी शाखाएं शरीर में भेज देती हैं। कहां पर चला जाता है? शरीर में। इस प्रकार से ये क्लियर हो जाता है कि एक परिसंचरण को पूरा होने में हार्ट से रक्त कितने बार पास आउट हुआ? 2 बार। ड्यू टू दिस रीजन इट इज कॉल्ड एज डबल ब्लड सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे? डबल ब्लड सर्कुलेशन। अब देखिए इसका यहां पर डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम को अगर हम चाहें तो प्रपोजल डायग्राम भी बना सकते हैं। प्रपोजल का मतलब होता है बहुत सिंपल, सरल, जो आप अपनी भाषा में बता सकते हो। ये जो डायग्राम बनाया मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। ये देखिए सपोज करिए हार्ट है, हार्ट का ये राइट पार्ट हो गया, ये लेफ्ट पार्ट हो गया। राइट पार्ट में हमेशा ब्लड इम्प्योर होगा, लेफ्ट में कैसा हो गया? प्योरीफाइड होगा। तो आप देखिए लेफ्ट में जो इम्प्योर ब्लड है वो राइट में जो इम्प्योर ब्लड है, इस इम्प्योर ब्लड को यहां से कौन? पल्मोनरी ट्रंक जो 2 भागों में बढ़ जाएगा, अर्थात फुफ्फुसीय धमनियां, इस ब्लड को जो इम्प्योर ब्लड है इस ब्लड को लेके कहां पर चली जाएंगी? फेफड़ों में। और फेफड़ों में जब ये ब्लड पहुंच जाएगा, लंग्स लिखा हुआ ना, तब ये क्या होगा? प्योरीफाइड हो जाएगा। और जब ये प्योरीफाइड हो जाएगा तो वहां से इस शुद्ध रुधिर को 4 फुफ्फुसीय शिराओं के द्वारा, जिनको हम पल्मोनरी वेन्स कह रहे होते हैं, वो इस ब्लड को यहां से कहां पर लेके आ जाएगी? जो लेफ्ट पार्ट होता है हार्ट का, अर्थात आप जो प्योरीफाइड ब्लड है वो किधर आ गया? राइट पार्ट में आ गया। पहले राइट ऑरिकल में आएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में आएगा, और राइट वेंट्रिकल से यह ब्लड ग्रीवादेह चाप और इसकी धमनियों की सहायता से कहां पर जाएगा? शरीर के विभिन्न भागों में। शरीर के विभिन्न भागों को अलग अलग बनाना संभव नहीं है, इसलिए यहां पर मैंने एक कॉमन नाम दे दिया, दैहिक ऊतक, या आप बॉडी कह दीजिए। तो जो ब्लड है कहां पर चला गया? बॉडी के अंदर चला गया, और बॉडी में फिर क्या होगा? वापस कैसा हो जाएगा? अनऑक्सीजनित। अनऑक्सीजनित का मतलब है इम्प्योर। तब इस इम्प्योर ब्लड को यहां से पश्च महाशिरा और 2 अग्र महाशिराएं लेके कहां पर डालेंगी? बताओ किसमें डाल देती हैं? जो हार्ट का लेफ्ट पार्ट होता है, और लेफ्ट से फिर ये कहां पर आएगा? निलय में, और निलय से वापस फिर कहां पर जाएगा प्योरिफिकेशन के लिए? लंग्स में। तो आप बताइए शरीर का एक पूरा चक्र करने के लिए
शरीर में संपूर्ण एक पूरा साइकिल करने के लिए हार्ट से कितने बार पास आउट होना पड़ा? 2 बार। इसीलिए हम इसको डबल ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं, स्पेशली किसमें? मनुष्य में। अगर हम यहाँ पर कोई मछली का उदाहरण दे दें तो वहां पर एक ही चक्र होता है, अर्थात सिंगल वे होता है, यूनि वे होता है, वहां पर एक ही परिपथ होता है। हमारे यहाँ कितने हैं? 2 परिपथ। एक तो फुफ्फुसीय परिपथ, फुफ्फुसीय परिपथ का मतलब है कि जो ब्लड का डायरेक्शन होगा वो लंग्स से हार्ट और हार्ट से लंग्स। दूसरा है यहाँ पर दैहिक परिपथ। दैहिक परिपथ का मतलब होता है जो ब्लड का डायरेक्शन होता है वो हार्ट से बॉडी और बॉडी से हार्ट। ठीक है ना? ओके।